हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया था। आपको वो वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट मिल जाएंगी। आपको जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई कमेंट्स में पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक हमने थर्ड चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। उसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियोस इस मतलब जब भी हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इसके साथ साथ मैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है हम पहले ये देख लें कि इसका मतलब क्या है। हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है बात ये। तो बच्चों जहां पर मैं बात करूं कि केमिकल क्या है, तो केमिकल का यहां मतलब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, क्लियर है बात ये। एंड आफ्टर दैट काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, या फिर काइनेटिक्स का जो मतलब होता है वो है स्पीड या रेट से। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट के बारे में पढ़ना है, क्लियर है बात ये। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि जिसमें आपको ये पता चलता है कि कोई रिएक्शन जो है वो किस स्पीड से हो रही है या किस रेट से जो है हो रही होती है, क्लियर बात है। लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, हम उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिफरेंट रिएक्शन की अलग अलग जो रिएक्शंस होती हैं टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट, डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट कि अलग अलग रिएक्शन को टाइम क्या लगता है? अलग अलग लगता है, समझ रहे हो बात ये। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि हैबर्स प्रोसेस की बात करूं। हैबर प्रोसेस क्या है कि जिसमें आपको क्या मिलता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि N2 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ H2, इससे क्या होता था? NH3 का 2 मोल्स ऑफ NH3 के फॉर्मेशन होते थे। और यहाँ हम क्या करते थे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करते थे, या फिर हम क्या करते थे? कैटलिस्ट का यूज करते थे। मैं उनका एक बार पोर्शन छोड़ रहा हूँ। मैंने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो अमोनिया बनता है ये रिएक्शन एक मॉडरेट टाइम में होती है। मॉडरेट मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेती, एक फाइनाइट टाइम के अंदर क्या होती है? ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन वहीं पर मैंने बोला कि फेरस प्लस में ऑक्सीजन O2 जो है वो Fe3O4 रस्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। ये रिएक्शन जो है वो क्या होती है? लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर होती है, क्लियर है बात ये। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए आपके पास था सोडियम क्लोराइड है, क्लियर है बात ये, और आपने सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 के अंदर। 10th क्लास की रिएक्शन है बच्चों ये। अगर हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? वहां पर सेकंड में, मतलब मिनट के भी बहुत फ्रैक्शन के अंदर बहुत फास्ट क्या होती है? रिएक्शन होती है ये, ठीक है ना। आपको वहां पर सिल्वर क्लोराइड की ऐड करते ही प्रेसिपिटेट और साथ में क्या मिल जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो बात ये है कि ये रिएक्शन मॉडरेट हुई थी, फाइनाइट टाइम में हुई थी, इसको होने में ज़्यादा टाइम लगा, इसको होने में ये रिएक्शन को क्या लगा? कम टाइम लगा। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि डिफरेंट रिएक्शन जो हैं वो डिफरेंट टाइम पर क्यों होती है, क्लियर है बात ये। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कोई रिएक्शन जो है वो डिफरेंट स्पीड रखती ही क्यों है, स्पीड का मतलब क्या है उसमें। तो ध्यान देना है बेटा एक बात पे कि हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट, और जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या होता है? इंटर कन्वर्जन किसका? मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का। मतलब जो एटम्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तभी तो क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है ना। रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब होगा क्या कि इस रिएक्टेंट में किसी न किसी टाइप के क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, या इनके बीच में लगने वाली क्या होती है? फोर्स होती है। अब अगर ये मान लो कि जो रिएक्टेंट है वो AB से बना हुआ था और आपको प्रोडक्ट बनाना है CD,
कब बनेगा? जब ए और बी के बीच के बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। एट दैट टाइम ही तो क्या होगा? एक नया प्रोडक्ट बनेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो पहले के रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, इनके बॉन्ड जो हैं वो टूटते हैं और क्या बनाते हैं? नए बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हुई बात है? मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का होना इन्हीं बॉन्ड्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ये तो हो गया ना। अब टाइम की अगर बात करूं तो वो क्या है? अगर मैं ये कहता हूं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड क्या है? स्ट्रोंग है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रोंग है। तो इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन करने में आपको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगने वाला था। अगर किसी भी रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रोंग होता है या फोर्स स्ट्रोंग लगती है तो ब्रेक डाउन होना इजी नहीं होता, इसलिए उसको ज्यादा टाइम तक क्या करना पड़ता है? रिएक्ट करवाना पड़ता है, तब जाकर के किसका फॉर्मेशन मिलता है आपको? प्रोडक्ट का। क्लियर हुई बात है? लेकिन वहीं पर मैं ये बोलूं कि मान लो जैसे कि मैंने ये बोला था, इसमें क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या थे? आयन थे। मतलब सिर्फ आयन्स तो पहले से ही टूटे होते हैं ना, क्योंकि उनमें क्या होता है? सिर्फ एक फोर्स लगता है, बॉन्ड नहीं होता। और अगर वहां पर बॉन्ड नहीं है तो रीअरेंजमेंट क्या होगा? फास्ट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा? थोड़ा जल्दी होगा। समझ में आई बात है? और इसका मतलब कि वो रिएक्शन जल्दी से क्या कर लेगी? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगी। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा कि डिफरेंट रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड क्लीवेज की, बॉन्ड के तोड़ने की, ब्रेकडाउन की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है, उस पर बेस्ड होती है किसी रिएक्शन की स्पीड, कि वो कितने टाइम में कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी। किसी रिएक्शन का होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ इजीली द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स और द फोर्स ऑफ रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन। क्लियर हुई बात है? कितना इजीली वो टूट जाते हैं। अगर किसी के बॉन्ड बहुत वीक हैं तो प्रोडक्ट फास्ट मिलेगा, और अगर बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, फोर्स स्ट्रॉन्ग लगती है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? स्लो रेट पे मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अलग अलग रेट क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 की बात करूं और यहां पर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है ना, और या फिर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो इनमें क्या है कि बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो भी तो डिफरेंट है, और बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होता है तो बॉन्ड इंथैल्पी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। समझ रहे हो? मतलब रिएक्टेंट में होने वाले बॉन्ड ही डिसाइड करते हैं, वो फोर्स ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन फास्ट होगा या नहीं होगा। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि रेट क्या है। हमें किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है? सबसे पहली तो रेट क्या है, स्पीड कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कहा जाता है कि कोई रिएक्शन कितनी रेट में, कितने टाइम में हो रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में? कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, रेट को अफेक्ट करते हैं। एक आएगा बेटा इसके अंदर रेट लॉ एंड मोलिकुलरिटी, मास लॉ के बारे में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और आफ्टर दैट हमें फैक्टर्स पर देखना है कि टेम्परेचर का और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। बस मैक्सिमम पोर्शन हमारा इन्हीं पॉइंट्स में निकल जाएगा कि कंसंट्रेशन का, कैटलिस्ट का और टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होता है। समझ में आई बात? ये किस पर? रेट पर। मतलब बेसिक पोर्शन रेट निकालो। कैसे निकालनी है? रेट को कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ ने हमें क्या बताया, मास लॉ हमें क्या बताता है, एंड आफ्टर दैट कौन कौन से फैक्टर रेट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो आइए दोबारा चलते हैं हम हमारे उसी केमिकल काइनेटिक्स के कंसेप्ट की ओर। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि केमिकल का मतलब, कि केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? उसकी स्पीड। दैट मीन्स कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल दीजिए कि ये क्या है? केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री की क्या है? वो ब्रांच है विच डील्स विद स्टडी, विच deals with the study of किसकी? रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट और स्पीड, इनके बारे में पढ़ना मिलेगा हमको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन,
कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ना, और किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में या स्पीड के बारे में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर है बच्चों बात ये? अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करूं, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स पे, ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा, क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है ना, ऑन बेसिस ऑफ रेट्स। मैंने अभी अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, हम वही लिख सकते हैं बेसिस ऑफ रेट, कि रेट के बेस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं किनका, ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की मिलती है बेटा आपको, केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन बेसिस ऑफ रेट पर 3 टाइप की है। या तो रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने आपको अभी बताया था, सिल्वर नाइट्रेट का एग्जांपल लिया था, या आपने 10th क्लास में बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शन को देखा था कि जैसे सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की जो रिएक्शन थी, बहुत फास्ट रिएक्शन थी। क्या होगा, फास्टली वहां पर आपको सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट साथ में क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। अगर यहीं पर मैं सेकंड रिएक्शन लिखूं तो मान लो आपके पास क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा बेरियम सल्फेट और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलने वाला था। ये रिएक्शन जितनी भी है ये बहुत क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। आफ्टर दैट मैं अगर सेकंड पॉइंट पे चलूं तो वो आता है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन जिनको होने में टाइम बहुत लगता है। बहुत का मतलब इनफाइनाइट नहीं, जो रिएक्शन 5, 15, 25 दिनों में होती है, उन रिएक्शंस को जो महीनों में होती है। तो कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें बहुत स्लो रेट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये बोलता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन को जंग लगना जो है वो क्या है, बहुत स्लो रिएक्शन है। कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, एक स्लो रिएक्शन होता है, ईजिली से कोई भी सिस्टम जो है वो मेटल जो है वो कोरोड नहीं होता। क्लियर है? जो थर्ड टाइप है बच्चों हमारे पास वो है मॉडरेट रिएक्शन। क्या है वो, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हमारे घरों के अंदर दूध को जमाया जाता है दही बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, है ना। अब वो जो रिएक्शन है वो क्या है, एक मॉडरेट रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन भी होती है। इफेक्ट तो होता है, गर्मियों के अंदर दूध जल्दी से फटता है, सर्दियों में उसको थोड़ा टाइम लगता है, हमें उसमें एसिड को ऐड करना भी पड़ता है समटाइम्स। होता है कि नहीं होता है सर्दियों के अंदर ये, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब वो एक फाइनाइट टाइम में होने वाली रिएक्शन है। किस में होती है, वो एक फाइनाइट टाइम के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि हमें टाइम का पता नहीं होता, एक दिन मैक्सिमम में हो जाती है, 2 घंटे 3 घंटे में रिएक्शन होने वाली जो है वो क्या होती हैं, मॉडरेट रिएक्शन होती है। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर भी मॉडरेट रिएक्शंस को कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब जो माइक्रो सेकेंड में हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शनल टाइम में हो, वो वेरी फास्ट है। जो लॉन्ग टाइम में हो वो क्या है, वेरी स्लो रिएक्शंस है। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, जो 5-6 मिनट से लेकर के 3-4 मिनट से लेकर के आगे जो फाइनाइट टाइम तक आप रिएक्शन करवाते हो वो क्या होती हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन कि लगभग सभी जो केमिकल रिएक्शंस है ना वो क्या होती है, मॉडरेट रेट से होती है। अब आप एग्जांपल किसी के ले लो, हाइड्रोलाइसिस की बात कर लो, ठीक है ना। जैसे हम सुक्रोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल दे रखा था आपको। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लो, तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये कौन सी हैं आपके पास, मॉडरेट रेट की रिएक्शंस होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है और जो केमिकल रेट के बेस पे केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप से, कि या तो रिएक्शन स्लो रेट से होगा, या फास्ट स्पीड से होगा, या रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो बच्चों अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब मैंने जो स्पीड के बारे में बात की वही तो है। इससे पहले अगर मैं रेट की बात करूं ना, तो रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में क्या आना, चेंज आना विद रिस्पेक्ट किसके, टाइम के।
रेट का मतलब क्या है, केमिकल रेट का मतलब क्या होगा, किसी केमिकल में क्या आना, चेंज आना, मतलब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में क्या आना, चेंज का होना विद रिस्पेक्ट किसके, टाइम के। लेकिन अब इस चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, कि क्या रिएक्टेंट था क्या प्रोडक्ट बना। इससे हमारा मतलब होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, उसी से तो पता चलेगा ना कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि 100 ml हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और इससे बनेगा क्या, प्रोडक्ट, और वो उस समय 0 टाइम पर कितना है, 0 है। क्लियर है बात है। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये कुछ ml जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टी टाइम पर। मान लो रेट कितना है, टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे था 20 ml, तो यहां कितना बचा, 80 ml। अच्छा थोड़े और टी टू 1 टाइम के ऊपर मैंने मान लिया कि ये आपके पास कितना 70 ml है, ये तो फिर ये कितना बनेगा, 30 ml प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। दैट मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन में क्या आता है, चेंज आता है। क्लियर, कितने, एक टाइम इंटरवल के अंदर विद रिस्पेक्ट किसके, टाइम के। दैट मीन्स कि रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट किसके, टाइम के। तो अगर मैं ROR की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी, चाहे रिएक्टेंट की निकाल लें चाहे हम प्रोडक्ट की निकाल लें, ठीक है ना। द चेंज इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आना क्या कहलाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में चेंज आना क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो मतलब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होता है हमारे पास, टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होगा, टाइम होगा। तो आई होप ये इतनी बात तो बड़ी ही आसान सी है, क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में और। अच्छा आपने ये देखा कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और इससे किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का। उसमें देखो आप कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, डिक्रीज, मतलब जब भी रिएक्शन होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तभी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट का क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आई होप ये क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम इसको ना दो एक डिफरेंट से नाम देते हैं, वो क्या है, धीरे धीरे ये ऐसा होगा कि ये 0 ml और ये कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में ये था, रिएक्टेंट था, लेकिन प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट डिसअपीयर था उस समय। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जब रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट अपीयर होना स्टार्ट हो गया। मतलब प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो अपीयर होना शुरू हो गई, और वहीं पर धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। तो हम रिएक्टेंट की रेट को अलग और प्रोडक्ट की रेट को क्या लिख सकते हैं, अलग लिख सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी अगर इस बात से ये समझ लें कि इसकी रेट और इसकी रेट डिफरेंट होती है तो वो बात गलत है, क्योंकि उसी रिएक्टेंट से तो क्या बना, प्रोडक्ट। अगर जिस रेट से, जितने टाइम के हिसाब से ये रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, उसी के हिसाब से तो क्या है, प्रोडक्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल किसके होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट के। समझ में आई बात है, क्योंकि रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बना है। लेकिन हम इनको डिफरेंट किस में लिख सकते हैं, टर्म्स में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जो रेट होती है किसकी, आपके पास रिएक्टेंट की, उसको क्या लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, रिएक्टेंट की। इसको किसकी टर्म में लिखते हैं बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, वहां से डिसअपीयर होता है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की फॉर्म में लिखा जाता है। वहीं पर प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है, तो हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसकी फॉर्म में हम लिखते हैं प्रोडक्ट की रेट को। तो आई होप क्लियर है ना बात ये। तो चलिए इतना तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का भी हो सकता है। रिएक्टेंट का होगा तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। प्रोडक्ट का होगा तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ किसका, अपीयरेंस का। क्लियर है बात है। अच्छा यहीं पर अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर। अच्छा यहां ROR क्या है, कंसंट्रेशन के तो हो गए मोल, अपोन में क्या है, पर लीटर। वहीं पर अपोन में क्या है, टाइम। तो मतलब यहां मैंने क्या लिख दिया, टाइम भी लिख दिया। मतलब यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड, या फिर क्या हो सकते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट पर सेकंड, और क्या हो सकते हैं, पर मिनट के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स हैं। क्लियर है बात। तो हमने अब तक देखा है कि रिएक्टेंट की रेट को क्या कहेंगे, डिसअपीयरेंस कहेंगे, और प्रोडक्ट की रेट को क्या कहेंगे, अपीयरेंस की फॉर्म में कहा जाएगा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि मान लीजिए आपके पास क्या था, रिएक्टेंट R है जिससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इनिशियल टाइम क्या है, 0 सेकंड पे। मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वहां पर आपके पास क्या है, A0 है। उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या, 0, क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट ने क्या नहीं बनाया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं किया। लेकिन जैसे ही टाइम कितना हुआ, T सेकंड हुआ, कुछ न कुछ रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये ध्यान देना इस बात पे, अगर ये समझ आ गया तो समझ लो रेट वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर है। मैंने बोला कि x मतलब चीज ने क्या किया है, प्रोडक्ट बनाया है। वो कंसंट्रेशन ले लीजिए, ग्राम ले लीजिए, मोल ले लीजिए, समझ रहे हो कि x मोल ने बनाया, या x ग्राम ने प्रोडक्ट बनाया, या x वॉल्यूम ने क्या किया, ml ने प्रोडक्ट बनाया। तो हुआ कुछ ऐसा कि t टाइम पर इस टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन में से कुछ ना कुछ क्या आएगी, कमी आएगी। और ये वो कमी है जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात ये। क्या है, ये रेट है, किसकी बात कर, सॉरी ये रिएक्टेंट है, 0 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन A0 था, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कुछ कमी आई, क्योंकि उतने का क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्लियर है बात इतनी। अब अगर मैं ये लिखूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ किसकी, डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी होती है बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो किसकी होती है, रिएक्टेंट की। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या, सॉरी रिएक्टेंट लिख लेना, ये अपॉन में क्या होगा हमारे पास, टाइम इंटरवल। अपॉन में क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा, या चेंज इन टाइम आएगा। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके इक्वल है, यहां देखिए जरा, ये क्या है आपके पास, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, A0 माइनस एक्स। ये क्या है आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन -0। क्यों, क्योंकि कैसे लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस क्या होगा, इनिशियल टाइम, यही तो होगा। ये कितना है, C2 का वैल्यू ये रहा, कितना है, A0 माइनस एक्स, माइनस C1 का वैल्यू कितना है, A0, अपॉन में कितना आएगा आपके पास, अपॉन में T2, दैट मीन्स कि T टाइम माइनस कितना, 0। तो ये तो हो गया कैंसिल। तो मतलब क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन क्या बचता है, T बचता है। तो क्लियर, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज माइनस एक्स अपॉन में क्या होता है, T होता है। आई होप ये क्लियर होगा। तो अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को R बोलता और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या बोलता, P बोलता, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आता, वो होता माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कि DR मैथमेटिकल होता है ना, D क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन किसके, टाइम के। तो मतलब कि जब भी आप क्या करते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करते हो, वो किसके इक्वल होता है,
चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने एक बार यहाँ पर डी नहीं डेल का यूज कर लिया, स्मॉल चेंज के लिए डी लेते थे, ये हमने लिखा। तो डिसअपीयरेंस का रेट ये है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर मैं यही बात रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करता तो क्या होता, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसका कंसंट्रेशन होता ऊपर हमारे पास, प्रोडक्ट का, अपॉन में क्या होता, चेंज इन टाइम होता। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, x है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0 है, टाइम क्या है, t-0 है। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आएगा, उसी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन नहीं बदली हमने, एक ही रिएक्शन के लिए मैंने दोनों क्या निकाली है, रेट निकाली है। और मैंने एक बात तो बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के। किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस के। मतलब ROR जो है वो आप चाहे डिसअपीयरेंस की रेट निकालें चाहे अपीयरेंस की रेट निकालें, दोनों के क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है बात, क्योंकि बता दिया उसी से तो प्रोडक्ट बना ना, जितना रिएक्टेंट यूज आया उसी से प्रोडक्ट बना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हुआ हमारे पास, x/t। अगर मैं इसको p की फॉर्म में लिखता तो ये क्या आता, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना होता मेरे पास, प्लस का, है ना, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस, बताएंगे क्यों है। ये आएगा डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन किसके होता, टाइम के इक्वल होता। क्लियर है। एक बात तो स्टार लगा करके नोट कर लेना, रेट कैन नोट बी नेगेटिव। रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ऑफ एनी रिएक्शन। रेट के नेगेटिव होने का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। मैं हमेशा रिवर्सिबल नहीं, मैं हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर रिएक्टेंट की रेट नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब तो प्रोडक्ट से क्या बना, रिएक्टेंट, उल्टा काम हो गया ये तो। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, तो R से P बना था। तो सर ये नेगेटिव साइन किस लिए है, तो याद रखना बेटा, जो माइनस साइन एंड प्लस साइन होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, माइनस। नेगेटिव जो है वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और प्लस का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्लस माइनस रेट नहीं है, प्लस माइनस बस ये बता रहे हैं कि रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो माइनस हो इसका मतलब वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात है, प्लस हो तो मतलब वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात है। क्लियर है बच्चों बात, ये रेट ऑफ रिएक्शन को हम ये बोलेंगे। मतलब मैं ROR को क्या बोल सकता हूँ, हम ROR को बोल सकते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट अपॉन में क्या होगा आपके पास, चेंज इन टाइम। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन को डिनोट करता है ये। तो आई होप ये बातें क्लियर है कि रिएक्टेंट की रेट की डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस है दोनों की रेट इक्वल है, इसलिए मैंने इक्वल लिखा है किसके, ROR के। यूनिट हमें इसके पता है, हमने ये देख लिया कि रेट को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम ना क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं एक दो इसके। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि A + B से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, C + D का। अगर आपको इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में चेंज इन टाइम। क्लियर। मतलब अगर मैं A का ये पता लगा लूं कि A किस रेट से डिक्रीज हो रहा है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन है। या फिर हम क्या कर लें,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में चेंज इन टाइम का पता लगा लें, या फिर क्या हो सकता है प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, और इक्वल किसके होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी अपॉन में चेंज इन टाइम के। मतलब मैं इनमें से किसी भी चीज का अगर यूज करूं तो वो मुझे क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन देगा, और हर एक की रेट क्या मिलेगी आपको, इक्वल मिलेगी। तो ये तो पॉइंट याद ही है, रखना है कि रेट इक्वल मिलेगी हर एक की, क्योंकि उसी रिएक्टेंट से क्या मिला, इन्हीं से तो ये मिला, जितना ये डिक्रीज होंगे उतना ही क्या मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट भी मिलेंगे। क्लियर है बात, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि PCl5 इससे बनता है PCl3 प्लस में क्या है क्लोरीन Cl2 का फॉर्मेशन हुआ, अगर आप इसके लिए क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, तो क्या होगी बच्चों, वो होगी माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन में क्या होगा, चेंज इन टाइम, और प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अपॉन में क्या होगा, चेंज इन टाइम, और क्या होगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, क्लोरीन अपॉन में क्या होगा आपके पास, चेंज इन टाइम होगा। तो मतलब हर एक की रेट इक्वल है, और आप किसी भी रिएक्शन की रेट को इस प्रकार से शो कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे दिखा सकते हो। क्लियर है बच्चों बात ये? तो ये तो है सिंपल पॉइंट्स। आइए मैं आपको एक सिंपल सी चीज और दिखाता हूं कि अगर ऐसा होता कि 2 टाइम्स ऑफ ए, इससे फॉर्मेशन हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ किसका, बी का, मतलब ए के 2 मोल क्या बनाते हैं, बी के 3 मोल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बात ये? तो इसकी रेट को हम कैसे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। जो आगे लगे होते हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर लगे होते, जैसे इनमें तो नहीं था किसी में, तो हमने रेट तो लिख दी, इनकी रेट को हम कैसे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, बना लेते हैं अपने वाला काम जो है। हमने ना देखा कि 0 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन A0 है, उस समय इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0। क्लियर है बातें? अब एक में एक की बात कर रहा हूं मैं, ए के x मोल्स या x ग्राम मान लीजिए वो प्रोडक्ट बनाने गए, तो एक ए का कितना x, लेकिन मेरे पास यहां पर ए के कितने हैं, 2 मोल हैं। समझ रहे हो बात ये कि 2 मोल 3 मोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं बी का। तो अगर यहां पर एक ए का x मोल प्रोडक्ट बनाता है तो 2 के तो कितने बनाएंगे, 2, मतलब t टाइम पर क्या होगा, यहां पर ए नोट में जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, 2x की आएगी। लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उस 2x से कितना बनेगा, 3x बनेगा। ये नहीं समझ आया तो बता दो, समझ लो बात को, इजी बात है कि अगर इसके 2 मोल 3 का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर यहां पर 2x में डिक्रीमेंट आता है, डिसअपीयर कितना होता है, 2x का होता है, तो ये कितना 3x प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो क्लियर बात है। अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ क्या लिखता हूं, डिसअपीयरेंस लिखता हूं, तो क्या आएगी, ध्यान दो, फाइनल कितना है A0 माइनस 2x, इनिशियल कितना है A0, अपॉन में कितना आएगा, t आएगा। मतलब क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू क्या आएगा, x, अपॉन में कितना है आपके पास t। क्लियर? आफ्टर दैट अगर मैं रेट ऑफ किसकी लिखता हूं, अपीयरेंस की, तो वो कितनी आएगी, वो हमारे पास बनेगी, किधर है ये, मतलब 3x माइनस 0 अपॉन में कितना आएगा आपके पास, t माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल किया है, कितना आया 3x अपॉन में कितना है, t है। लेकिन मैंने इनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जब निकाली थी वो क्या थी, x अपॉन t थी। रेट ऑफ रिएक्शन आई थी ना x अपॉन t। इसका मतलब यहां पर गड़बड़ जो हुई है वो किसके कारण हुई, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के कारण। तो इक्वल क्यों नहीं आ रही, इसका मतलब तो सर कि ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ xt है, ये कितना है 3 टाइम्स ऑफ xt है। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दो, a के लिए कैसे लिखूंगा, माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन में चेंज इन टाइम, या फिर कैसे लिखूंगा, प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन में क्या होगा, चेंज इन टाइम होगा। यही तो होती है ना रेट,
लेकिन इधर हुआ, इसका मतलब तो वही है ना जो हम बोल रहे हैं डिसअपियरेंस का। ROD का मतलब क्या है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में चेंज इन टाइम, और वो किसके इक्वल है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन में t के इक्वल है। अगर मैं इसको x अपॉन t बनाऊं तो कहां लेकर के आऊंगा, 2 के डिवाइड, 2 को कहां लाया, डिवाइड में। अब ये क्या है मेरे पास, ये रेट है, x अपॉन टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। मुझे क्या निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, लेकिन A के हिसाब से तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस डी डेल A अपॉन डेल टी, लेकिन 2 टाइम ऑफ A के हिसाब से क्या आती है बेटा, वो तो माइनस का 2 टाइम्स आती है ना, तो मैं 2 को डिवाइड में लेके आया। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम। सेम मैंने इसके लिए किया, ठीक है ना। एक चीज़ और भी कर सकते हो आप, जैसे कि मैं इसी को समझाने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ 2 लगा हुआ था, अगर मैं ROA लिखता हूँ तो ROA कितना है आपके पास, 3x अपॉन में क्या है, t है। दिख तो रहा है ना, ये नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ कि जो ROA है वो कितना है आपके पास, 3x अपॉन में t है, और जो ROD है वो आपके पास कितना है, माइनस का 2x अपॉन में क्या है, t। दोनों रेट मुझे इक्वल नहीं लग रही, कब इक्वल आएंगी, जब मैं इसको तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और इसको अगर मैं कितने से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये x अपॉन टी, ये भी क्या आया, x अपॉन टी। कब आया, जब आपने अपीयरेंस को तो 3 से और डिसअपीयरेंस को 2 से डिवाइड किया। तो मैं वही तो किया, डिसअपीयरेंस को मैंने 2 से डिवाइड किया, और अपीयरेंस की रेट को, b की रेट को मैं क्या करता हूँ, अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, 1/3 अगर मैं लगाता हूँ, तब जाकर के दोनों रेट क्या आती हैं, इक्वल आती है। क्लियर है। मैं बताना क्या चाह रहा था, ये कि अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे होते हैं और अगर आप उस समय उनकी रेट को लिखते हो, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कहाँ जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। क्लियर है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये कहा जाता कि 3 टाइम्स ऑफ A प्लस 6 टाइम ऑफ B इक्वल हैं किसके, 8 टाइम्स ऑफ C प्लस में 4 टाइम्स ऑफ किसके, D, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसकी रेट क्या होती बच्चों, इसकी रेट होती माइनस का 1/3 डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में डेल टी, या फिर माइनस का 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में क्या होता, चेंज इन टाइम, या क्या होता प्लस का 1/8, या फिर यहाँ क्या होता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में चेंज इन टाइम, या प्लस का 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम होता। तो क्लियर है कि अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज किए जाते हैं, लगे होते हैं, तो एट दैट टाइम हम उनके रिएक्शन को कुछ इस हिसाब से लिखते हैं। क्लियर है। तो चलो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसी के ऊपर। तो बच्चों अगर हम मान लो एग्जांपल की बात करें, तो ले लिया हमने N2 प्लस में क्या था, वही 3 टाइम्स ऑफ H2, इससे क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ NH3 मिलेगा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को मैं पहले ना ये बोलता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी। अगर मैं वहीं पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सेकंड प्रोडक्ट की बात करूं तो कितनी आएगी, माइनस डेल कितना आएगा, चेंज इन H2 अपॉन में क्या होता है, डेल टी। अच्छा ये याद रखना कि जब आप सिर्फ रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की बात करते हो, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का आपको कोई मतलब नहीं था। क्यों, क्योंकि वो तो जितनी है उतनी आएगी उसके हिसाब से। आप कब लगाते हो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में, जब आप टोटल रेट की बात करते हो, और टोटल रेट के लिए आपको इक्वल करना पड़ता है, तब वो डिवाइड में आते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर लीजिए, कितना आएगा, वो आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और अपॉन में कितना होगा आपके पास, चेंज इन टाइम। लेकिन जब भी हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, वो कितनी आती है, वो आएगी आपके पास माइनस डेल N2 अपॉन में डेल टी, माइनस 1/3 डेल ऑफ H2 अपॉन में क्या आएगा, डेल टी, या प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में क्या होगा, डेल टी होगा। क्लियर है बच्चों बात।
तो आई होप आपको ये समझ में आया कि जो कंसंट्रेशन है उनकी, जो रिएक्शंस हैं उनकी रेट को कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी जो है वो हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट है और चैप्टर भी हमने आज स्टार्ट कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो थर्ड चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल जो है वो हम बीच बीच में करते रहेंगे, उनके अलग से वीडियोस बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करते हैं हम हमारी कल की वीडियो के अंदर। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2 बार देखना, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक्स हैं किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्सिसिटी आएगी, जब आगे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये काम आएगा। ये अगर आता है तो आगे वाला पोर्शन ईजी से समझ पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।